सो हे एवरीवन, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट रहा में। तो गाइज आप लोगों के लिए मैं आरआरबी एनटीपीसी 2024 का जीके जीएस का प्रीवियस ईयर सेट लेकर आई हूँ गाइज, जो आप सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और आप सभी स्टूडेंट से यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को एंड तक जरूर देखिए एंड नोट बनाइए। तो नोट इसलिए बनाने के लिए मैं कह रही हूँ क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होता है रिविजन। और रिविजन आप तभी कर पाएंगे गाइज जब आप चीजों को खुद से नोट करेंगे। तो गाइज सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है रिवीजन। तो रिवीजन आप जितना ज्यादा हो सके रिवीजन करिए और जितना ज्यादा हो सके चीजों को नोट करिए एंड उसको रिवीजन करिए। गाइज सबसे ज्यादा एग्जाम में यही हेल्प करेगा आपको। सबसे ज्यादा किसी भी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है किसी भी एग्जाम में सिलेक्शन लेने के लिए। तो गाइज चलिए इस आरआरबी एनटीपीसी 2024 के जीके जीएस के प्रीवियस ईयर सेट को एक नए जोश और जुनून के साथ स्टार्ट करते हैं। और आज का हमारा आरआरबी एनटीपीसी का जो सेट चलेगा गाइज, वो हमारा सेट 47 चलेगा। ये आपको ध्यान रखना है। और आज के जो सेशन का पहला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 हमसे कह रहेगा इसके निम्नलिखित में से एस बालचंद्रन का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए वीणा से, ऑप्शन बी सरोद से, ऑप्शन सी सितार से, या ऑप्शन डी बांसुरी से। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। एस बालचंद्रन का संबंध जो है ये वीणा से संबंधित है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करते हैं कि जो एस बालचंद्रन है गाइस, याद रखिएगा इन्हें जो है गाइस, याद रखिएगा इन्हें जो है पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया। तो ये भी पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। प्रश्न पूछा जाता है कि इन्हें जो है पद्म विभूषण से कब सम्मानित किया गया गाइस। तो ये आपको ध्यान रखना है कि एल एस बालचंद्रन को गाइस पद्म विभूषण से 1982 में जो है गाइस, याद रखिएगा पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। 1982 में जो है इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। ये भी पॉइंट आपको ध्यान रखना है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करते हैं कुछ ऐसे व्यक्ति जो कि वीणा से आपके संबंधित है। तो अगर हम बात करते हैं वीणा से आपके कौन कौन से व्यक्ति हैं जो कि वीणा से संबंधित है, तो सबसे पहले आपके एस बालचंद्रन हो गए जो कि वीणा से संबंधित है। उसके बाद एक और नेम है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और पूछा भी क्या था गैस, तो आपको याद रखना है चित्ती बाबू का संबंध जो है ये किस वाद्य यंत्र से है गैस। तो ये आपको ध्यान रखना है कि चित्ती बाबू का जो संबंध है ये आपके वीणा से संबंधित है। ये आपको ध्यान रखना है चित्ती बाबू का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, तो वीणा से संबंधित है। ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद बात कर एन रागनाथन का संबंध जो है ये किस वाद्य यंत्र से है, तो ये भी पॉइंट आपको नोट करना है कि एन रागनाथन का संबंध जो है ये किस वाद्य यंत्र से है, तो ये आपको ध्यान रखना है। एन रागनाथन का संबंध जो है ये आपको ध्यान रखना है, ये जो है आपकी वीणा से संबंधित है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा गैस आपको तीसरा पॉइंट याद रखना है कि आपका जो है कला रंगनाथन का संबंध जो है ये किससे है, तो ये आपको ध्यान रखना है। रंगनाथन पूछे या फिर कला रागनाथन पूछे गैस, ये आपको ध्यान रखना है ये किससे है। तो याद रखिएगा कि कला रामनाथ का जो संबंध है ये किससे है, तो ये आपको ध्यान रखना है। कला रामनाथन का जो संबंध है ये आपको ध्यान रखना है, ये वीणा से संबंधित है। ठीक है, तो वीणा से संबंधित व्यक्ति कौन कौन से हो गए, एस बालचंद्रन हो गए, चित्ती बाबू हो गए, एन रागनाथन हो गए गाइस, और जो है कला रामनाथ हो गए। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये रागनाथन हो गए और ये रामनाथन है। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं गाइस सरोज। सरोज से आपका कौन कौन सा संबंधित है, तो गाइस सबसे प्रसिद्ध व्यक्ति अगर सरोज किया गया तो याद रखिएगा अलाउद्दीन खां का संबंध जो है ये किस वाद्य यंत्र से है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। अलाउद्दीन खां का जो संबंध है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। अलाउद्दीन खां का संबंध जो है ये किस वाद्य यंत्र से है, तो याद रखिएगा अलाउद्दीन खां का संबंध जो है गाइस, याद रखिएगा ये जो है सरोद से है। इसके बाद आपको याद रखना है गाइस, आपके जो है सबसे प्रसिद्ध हो गए इसमें जो है आपको याद रखना है अमजद अली। अमजद अली जो संबंधित है ये किस वाद्य यंत्र से संबंधित है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। अमजद अली जो संबंधित है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है, ये सरोद वाद्य यंत्र से संबंधित है। ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें गाइस, आपको याद रखना है कि अकबर अली का संबंध जो है ये किस वाद्य यंत्र से है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि अकबर अली का जो संबंध है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है किस वाद्य यंत्र से है, तो इस सरोद से है। ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं गाइस, आपके सितार। सितार से संबंधित कौन कौन से व्यक्ति है गाइस, तो सितार की अगर बात करें गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो याद रखिएगा सितार से जो संबंधित है वो हो गया आपके जो है पंडित रविशंकर जो है गाइस, याद रखिएगा पंडित रविशंकर का संबंध जो है ये किस वाद्य यंत्र से है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। पंडित रविशंकर का जो संबंध है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है ये किस वाद्य यंत्र से, तो याद रखिएगा पंडित रविशंकर का जो संबंध है ये सितार वाद्य यंत्र से, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं गाइस, आपका जो है अनुष्का रविशंकर जो कि पंडित रविशंकर की
बेटी है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। अनुष्का रविशंकर का संबंध जो है 21वां अध्ययन से है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। अनुष्का रविशंकर का जो संबंध है गाइस, याद रखिएगा 21वां अध्ययन से, तो ये भी सितार वादन से, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद गाइस आ जाते हैं गाइस आपको नेक्स्ट पॉइंट पे। आप बात करते हैं जो आपका बांसुरी, बांसुरी से प्रसिद्ध वादक कौन कौन से गाइस, तो आपको याद रखना है। पन्ना लाल घोष का संबंध जो है 21वां अध्ययन से है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। पन्ना लाल घोष का संबंध जो है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। पन्ना लाल घोष का संबंध जो है 21वां अध्ययन से है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये जो है बांसुरी से है। इसके अलावा अगर नेक्स्ट बात करते गाइस, आपको याद रखना है हरि प्रसाद चौरसिया। हरि प्रसाद चौरसिया बहुत इंपॉर्टेंट नाम है गाइस, याद रखिएगा। हरि प्रसाद चौरसिया जो है 21वां अध्ययन से संबंधित है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। हरि प्रसाद चौरसिया जो है ये बांसुरी से संबंधित है। हरि प्रसाद चौरसिया जो है ये 21वां अध्ययन से संबंधित है गाइस, तो याद रखिएगा ये बांसुरी से संबंधित है। ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है हमसे कि भारत में सबसे अधिक रामसर साइट निम्न में से किस राज्य में है। तो आपके ऑप्शन, ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश में, ऑप्शन बी तमिलनाडु में, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश में, या ऑप्शन डी ओडिशा में। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। भारत में सबसे अधिक रामसर साइट है जो कि तमिलनाडु में है। अगर हम बात करें कि तमिलनाडु में रामसर साइट कितना है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। तमिलनाडु में रामसर साइट 18 है, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को लिखाऊंगी जो कि आपको नोट करना है। तो अगर हम बात करें कि अगर यहाँ पे हम बात करते हैं कि टोटल रामसर साइट जो है गाइस, यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कि आपका टोटल रामसर साइट जो है ये कितना है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। टोटल रामसर साइट जो है ये आपका 85 है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि अगर हम बात करें कि सबसे अधिक जो है ये किसमें है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। सबसे अधिक जो है गाइस ये आपको लिखना है तमिलनाडु। तमिलनाडु में जो गाइस सबसे अधिक रामसर साइट है। और तब से सबसे अधिक तमिलनाडु में कितना रामसर साइट्स है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। सबसे अधिक जो है ये गाइस याद रखिएगा, ये जो है 18 जो है ये कहाँ है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। 18 रामसर साइट जो है ये तमिलनाडु में है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम बात करें तमिलनाडु के बाद कौन सा राज्य आता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। तमिलनाडु के बाद जो है ये उत्तर प्रदेश आता है, ये आपको ध्यान रखना है। तमिलनाडु के बाद कौन सा राज्य आता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि तमिलनाडु के बाद उत्तर प्रदेश आता है। और उत्तर प्रदेश में रामसर साइट्स कितने हैं, तो उत्तर प्रदेश में रामसर साइट्स 10 है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे मैं जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट की बात की हूँ ये आपके जो है रामसर साइट के बारे में जो है ये आपके रामसर साइट के बारे में है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे इतना हो गया। इसके बाद अगर हम बात करते हैं गाइस आपका जो है हिमाचल प्रदेश में कौन सा है, जो कि हिमाचल प्रदेश में इसलिए इम्पोर्टेंट है, जो हिमाचल प्रदेश में जो गाइस आपका कौन सा रामसर साइट है, तो याद रखिएगा रेणुका आर्द्र भूमि जो है ये कहाँ है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। रेणुका आर्द्र भूमि जो है ये जो है हिमाचल प्रदेश में, और ये इसीलिए इम्पोर्टेंट है रेणुका आर्द्र भूमि, क्योंकि गाइज अगर अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपको ये बताना है कि जो सबसे छोटी रामसर साइट है भारत की वो कौन सी है, तो याद रखिएगा भारत की सबसे छोटी रामसर साइट जो है गाइज याद रखिएगा रेणुका आर्द्र भूमि जो है गाइज, ये आपको ध्यान रखना है। रेणुका आर्द्र भूमि जो है गाइज याद रखना है कि ये आपको क्या याद रखना है कि सबसे छोटी रामसर साइट कौन सी है गाइज, तो याद रखिएगा रेणुका आर्द्र भूमि जो है ये सबसे छोटी रामसर साइट है, ये आपको ध्यान रखना है। रेणुका आर्द्र भूमि जो है गाइस ये आपको ध्यान रखना है, ये जो है रेणुका आर्द्र भूमि जो है गाइस ये आपको ध्यान रखना है। सबसे छोटी रामसर साइट कौन सी है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। रेणुका आर्द्र भूमि जो है ये सबसे छोटी रामसर साइट है, जो कि कहाँ है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये आपके हिमाचल प्रदेश में है, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद गाइस याद रखिएगा भारत की सबसे पहली रामसर साइट कौन सी है गाइस, तो अगर हम बात करते हैं कि आपका जो है चिल्का झील गाइस, याद रखिएगा जो आपका जो है चिल्का झील, ये आपको ध्यान रखना है कि चिल्का झील हो गया गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। ये जो है सबसे जो है पहली रामसर साइट है, ये आपको ध्यान रखना है। तो जो कि आपके उड़ीसा में है, जो कि खारे पानी की झील है, ये आपको ध्यान रखना है। तो चिल्का झील से आपको क्या याद रखना है, तो चिल्का झील से गाइस आपको ये पॉइंट याद रखना है कि जो है भारत की सबसे पहली रामसर साइट कौन सी है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि पहली रामसर साइट जो है गाइस याद रखिएगा पहली रामसर साइट जो है ये कौन सी है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। पहली रामसर साइट जो है ये आपकी चिल्का झील है, जो कि ओडिशा में है। और इसे जो है कब शामिल किया गया था, तो याद रखिएगा इसे जो है 1981 में, इसे जो है 1981 में शामिल किया गया था रामसर साइट की सूची में, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो आप याद रखिएगा टोटल रामसर साइट जो है ये 85 है। सबसे ज्यादा तमिलनाडु में है जो कि 18 है, और उसके बाद उत्तर प्रदेश राज्य में है जो कि 10 है। यहाँ से आपको बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बनते हैं, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि मानव शरीर में पैरों की हड्डियां कौन सी होती है? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए टीबिया एवं रेडियस, ऑप्शन बी फिबुला एवं टीबिया, ऑप्शन सी फिबुला एवं उस्मा, ऑप्शन डी ह्यूमरस एवं फीबर। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा गाइस वो होगा आपका जो है, तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। फिबुला एवं टीबिया जो है ये मानव शरीर में पैरों की हड्डियां होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 4 हमसे कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो आपके ऑप्शन, ऑप्शन ए सरोजनी नायडू, ऑप्शन बी एनी बेसेंट, ऑप्शन सी कस्तूरबा गांधी या ऑप्शन डी अरुणा अली। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा गाइस वो होगा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आपसे क्या पूछ रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी गाइस, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाता। लेकिन अगर आपसे यहाँ पे प्रश्न पूछा जाता कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष जो थी वो कौन थी गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है सरोजनी नायडू थी, जो कि पहली पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी गाइस, ये आपको याद रखना है। पहली भारतीय महिला जो अध्यक्ष थी वो कौन थी गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। पहली भारतीय महिला कांग्रेस की जो अध्यक्ष बनी थी वो कौन बनी थी गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये सरोजनी नायडू थी। ठीक है, पहली भारतीय महिला थी जो कि याद रखना है, पहली भारतीय महिला को जो थी याद रखिएगा कांग्रेस की अध्यक्ष थी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, पहली भारतीय महिला थी जो कि कांग्रेस की अध्यक्ष थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। कांग्रेस की अध्यक्ष थी जो कि ये पहली भारतीय महिला थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये अगर भारतीय पूछे तो याद रखिएगा सरोजनी नायडू हो जाएगा, और अगर सीधे आपको जो है राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष पूछे तो वो एनी बेसेंट हो जाएगी, और पहली भारतीय महिला अध्यक्ष हो जाएगी जो कि सरोजनी नायडू हो जाएगी। अब यहाँ पे गाइस हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में बात करेंगे जो कि एनी बेसेंट से रिलेटेड है। तो एनी बेसेंट से आपको रिलेटेड क्या याद रखना है, तो सबसे पहले आपको याद रखना है गाइस कि इन्होंने जो है 1916 में गाइस याद रखिएगा, इन्होंने 1916 में, ये आपको याद रखना है, होम रूल लीग की स्थापना की थी। याद रखिएगा 1916 में जो है गाइस याद रखिएगा इन्होंने होम रूल लीग की स्थापना की थी, और कौन सी होम रूल लीग की, मद्रास में। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, होम रूल लीग की स्थापना की। होम रूल लीग की स्थापना जो है ये दो लोगों ने की थी गाइस याद रखिएगा, जो कि गाइस याद रखिएगा तिलक ने भी की थी, और याद रखिएगा और एनी बेसेंट ने भी की थी। इन्होंने होम रूल लीग की स्थापना की थी। मद्रास होम रूल लीग की स्थापना जो है ये किसने की थी गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है, मद्रास होम रूल लीग की स्थापना जो है ये एनी बेसेंट ने की थी, और पुणे होम रूल लीग की स्थापना जो है ये तिलक ने की थी। ठीक है, तो याद रखिएगा 1916 में होम रूल लीग की स्थापना की, जो कि मद्रास होम रूल लीग की स्थापना थी। दूसरा आपको क्या याद रखना है, दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है गाइस, दूसरा आपको यहाँ पे नोट करना है कि इन्होंने गाइस याद रखिएगा 1917 में, गाइस याद रखिएगा 1917 में कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, आपको ध्यान रखना है 1917 में। गाइस याद रखिएगा 1916 में होम रूल लीग की स्थापना की, 1917 में जो गाइस याद रखिएगा कलकत्ता, 1917 में गाइस याद रखिएगा कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है 1917 में जो है कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता जो की थी, याद रखिएगा कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता जो है ये किसने की थी गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है, कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता जो की थी ये एनी बेसेंट ने की थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ से आपको इतना पॉइंट याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि निम्नलिखित में से चित्तरंजन दास ने किस पार्टी की स्थापना की थी? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए फॉरवर्ड ब्लॉक की, ऑप्शन बी सत्यशोधक समाज की, ऑप्शन सी स्वराज पार्टी की, या ऑप्शन डी इंडियन लीग की। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो याद रखिएगा स्वराज पार्टी की जो स्थापना की थी ये चित्तरंजन दास प्लस किसने मिलकर, मोतीलाल नेहरू ने मिलकर, कैसे याद रखिएगा चित्तरंजन दास और मोतीलाल याद रखिएगा चित्तरंजन दास और मोतीलाल मिलकर ने जो है ये किसकी स्थापना की थी, तो चित्तरंजन दास और मोतीलाल मिलकर, कैसे याद रखिएगा ये किसने की थी, तो ये इन्होंने गैस याद रखिएगा स्वराज पार्टी की स्थापना की, ये आपको ध्यान रखना है। तो स्वराज पार्टी की स्थापना सिर्फ चित्तरंजन दास ने नहीं, इसके साथ साथ मोतीलाल नेहरू, ये दोनों व्यक्ति आप याद रखिएगा, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो स्वराज पार्टी की स्थापना की अगर हम बात करते हैं कि इन्होंने जो है स्वराज पार्टी की जो है गाइस याद रखिएगा स्थापना जो है ये कब की गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। तो गाइस याद रखिएगा इन्होंने स्वराज पार्टी की जो स्थापना की थी गाइस, ये आपको ध्यान रखना कब की थी, तो 1923 में जो है गाइस याद रखिएगा इन्होंने जो है गाइस 1923 में याद रखिएगा कि स्वराज पार्टी की स्थापना की, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ से आपको इतना पॉइंट याद रखना है। अब बात करते हैं गाइस फॉरवर्ड ब्लॉक की। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना जो है ये किसने की थी गाइस, तो ये
ये आपको ध्यान रखना है। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना जो है गाइस याद रखिएगा सुभाष चंद्र बोस ने, गाइस याद रखिएगा सुभाष चंद्र बोस ने जो है गाइस याद रखिएगा सुभाष चंद्र बोस ने जो है ये फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी, ये आपको ध्यान रखना। अगर हम बात करें कि सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना जो है ये कब की थी गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। इन्होंने 1900 गाइस 1939 में जो है इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं सत्यशोधक समाज की गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। सत्यशोधक समाज की स्थापना जो है ये किसने की थी गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। ज्योतिबा फुले ने जो गाइस याद रखिएगा ज्योतिबा फुले ने जो है गाइस याद रखिएगा ज्योतिबा फुले ने जो है ये किसकी स्थापना की है, तो सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने किया। अगर हम बात करें कि इन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने कब किया गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने 1873 में की है, यह भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट सब है, इस सबको नोट करते हुए चलिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 6 हमसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी है जो कि डेल्टा नहीं बनाता है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए गंगा नदी, ऑप्शन बी तापी नदी, ऑप्शन सी ब्रह्मपुत्र नदी या ऑप्शन डी गोदावरी नदी। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा गाइस वो होगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तापी नदी जो है याद रखिएगा ये नदी जो है डेल्टा नहीं बनाती है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें तापी नदी जो है गाइस आपको याद रखना है, तापी नदी जो है ये आपको ध्यान रखना है ये पश्चिम की ओर बहती है। तो क्वेश्चन ये भी पूछता है कि तापी नदी जो है ये किस साइड बहती है, इससे आपको ध्यान रखना है पश्चिम की ओर जो है ये कौन सी नदी बहती है, तो तापी नदी, नर्मदा नदी, साबरमती, ये सब जो है किस साइड बहती है, इससे आपको ध्यान रखना है पश्चिम की ओर बहती है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और ये नदी जो है गाइस याद रखिएगा डेल्टा नहीं बनाती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। डेल्टा का आकार अगर हम बात करते हैं गाइस कि यहाँ पे अगर मेरा ये है, आपको याद रखना है कि अगर आपसे जो है डेल्टा का आकार पूछेगा, इसकी डेल्टा का आकार जो है ये कैसा होता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि डेल्टा का जो आकार होता है ये कैसा आकार होता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है त्रिभुजाकार होता है। डेल्टा का आकार जो है ये कैसा होता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है डेल्टा का आकार जो होता है ये त्रिभुजाकार होता है। इस तरीके से डेल्टा का आकार होता है जो कि ये त्रिभुजाकार है, ठीक है। अब बात करते हैं गाइस गंगा नदी के बारे में। गंगा नदी से आपको क्या याद रखना है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है गाइस, तो अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि भारत की सबसे लंबी नदी जो है गाइस याद रखिएगा ये कौन सी है, तो भारत की सबसे लंबी नदी जो है ये गंगा नदी है, ये आपको ध्यान रखना है। भारत की सबसे लंबी नदी जो है ये कौन सी नदी है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करते हैं गाइस कि भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है, तो इसकी जो है लंबाई कितनी है गाइस, तो ये भी पॉइंट आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करते हैं गंगा नदी की जो है लंबाई कितनी है गाइस, तो 2600 किलोमीटर जो है गाइस याद रखिएगा 2600 किलोमीटर जो है ये गंगा नदी की लंबाई है, ये आपको ध्यान रखना है। 2600 किलोमीटर जो है ये गंगा नदी की लंबाई है, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम ब्रह्मपुत्र नदी की बात करें तो ब्रह्मपुत्र नदी में आपको याद रखना है कि भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि भारत की सबसे चौड़ी नदी जो है ये कौन सी है, तो भारत की सबसे चौड़ी नदी जो है ये ब्रह्मपुत्र नदी है, आपको ध्यान रखना है भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है, तो याद रखिएगा ये भारत की सबसे चौड़ी नदी है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ से आपको याद रखना है। अब हम बात करते हैं गाइस कि इस नदी की हम लंबाई के बारे में बात करेंगे कि इस नदी की जो है ये लंबाई कितनी है गाइस, तो याद रखिएगा ब्रह्मपुत्र नदी की जो लंबाई है ये कितनी है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है 2900 किलोमीटर जो है ये आपको ध्यान रखना है 2900 किलोमीटर जो है ये ब्रह्मपुत्र की लंबाई है। अब बात करिएगा कि जो गंगा नदी की है ये 2600 है और ब्रह्मपुत्र की 2900 है, तो नहीं गाइस गंगा नदी की जो है ये भारत में ही 2600 लंबाई है, लेकिन ब्रह्मपुत्र नदी का इसका कुछ भाग तिब्बत में भी है, इस वजह से भारत में इसकी लंबाई कम जाती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग जल जनित रोग है, तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए छोटी माता, ऑप्शन बी हैजा, ऑप्शन सी मधुमेह या ऑप्शन डी मलेरिया। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। हैजा जो है गाइस याद रखिएगा यह एक जल जनित रोग है। अगर हम बात करें कि आपका जल जनित रोग कौन कौन सा है, तो सबसे पहले आपको याद रखना है गाइस टाइफाइड। टाइफाइड जो है ये आपका कौन सा रोग है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है टाइफाइड जो है ये आपका जल जनित रोग है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं गाइस
डायरिया, डायरिया जो है गाइस ये आपको ध्यान रखना है, ये भी एक जल जनित रोग है। तो ये आपको ध्यान रखना है, डायरिया जो है गाइस ये आपको याद रखना है, ये भी एक जल जनित रोग है। उसके अलावा गाइस आपको याद रखना है आपका जो है हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस जो है गाइस याद रखिएगा, हेपेटाइटिस जो है ये कौन सी रोग है? तो याद रखिएगा हेपेटाइटिस जो है गाइस याद रखिएगा ये एक जल जनित रोग है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं छोटी माता से अगर हम बात करते हैं कि इसका कौन सा जो है शरीर का अंग जो है ये सबसे ज्यादा प्रभावित होता है, तो याद रखिएगा त्वचा, त्वचा जो है guys, याद रखिएगा त्वचा जो है ये सबसे ज्यादा इससे प्रभावित होता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो याद रखिएगा त्वचा जो है ये सबसे ज्यादा प्रभावित होता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इससे जो है कभी कभी जो है इस टाइप के भी प्रश्न पूछे जाते हैं, तो याद रखिएगा त्वचा जो है ये सबसे ज्यादा प्रभावित होता है। और हैजा से कौन सा अंग सबसे ज्यादा प्रभावित होता है? आंत जो है ये प्रभावित होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि रासलीला लोक नृत्य कला किस राज्य की शैली है? तो आपके ऑप्शन है उत्तर प्रदेश की, ऑप्शन बी झारखंड की, ऑप्शन सी राजस्थान की, या ऑप्शन डी मेघालय की। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा गाइस वो होगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य जो है ये कौन सा है गाइस? तो याद रखिएगा रासलीला जो है ये उत्तर प्रदेश का है। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश का कौन कौन सा नृत्य है गाइस। तो सबसे पहले आपको याद रखना है नौटंकी, नौटंकी जो है ये किस राज्य का है गाइस? ये आपको ध्यान रखना है। नौटंकी जो है ये उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा गाइस आपको याद रखना है जो आपका जो है झूमर जो है ये किस राज्य का लोक नृत्य है गाइस? तो ये आपको ध्यान रखना है। झूमर जो है गाइस याद रखिएगा ये भी उत्तर प्रदेश का है। उसके अलावा गाइस बात करते हैं आपका जो है कजरी जो है ये किस राज्य का लोक नृत्य है गाइस? तो ये आपको ध्यान रखना है। कजरी जो है ये आपका उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं गाइस झारखंड, झारखंड का आपका कौन कौन सा लोक नृत्य है गाइस? तो ये आपको याद रखना है। पाइका जो है ये किस राज्य का लोक नृत्य है गाइस? तो ये आपको ध्यान रखना है। पाइका जो है ये झारखंड का है। उसके अलावा बात करते हैं गाइस आपका जो है सरहुल, सरहुल जो है ये किस राज्य का है गाइस? तो ये आपको ध्यान रखना है। सरहुल जो है ये आपके झारखंड का है। इसके अलावा बात करते हैं छऊ, छऊ जो है ये किस राज्य का लोक नृत्य है? झारखंड का है, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं गाइस राजस्थान, राजस्थान का कौन कौन सा लोक नृत्य है? तो सबसे पहले आपको याद रखना है घूमर, घूमर जो है ये किस राज्य का है? तो घूमर जो है ये राजस्थान का है। इसके बाद आपको याद रखना है भवाई, भवाई जो है ये किस राज्य का है? इससे आपको ध्यान रखना है। ये जो है राजस्थान का ही, आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं मेघालय, मेघालय का जो वांगला फेस्टिवल जो है ये किस राज्य का है? जिसे सौ ड्रम का त्योहार भी कहते हैं। वांगला जो है ये मेघालय का है, जो कि गारो जनजाति द्वारा किया जाता है। उसके बाद गाइस याद रखिएगा लाहो जो है ये किस राज्य का है? याद रखिएगा लाहो जो है ये भी मेघालय का है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कोच्चि बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तो आपके ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल में, ऑप्शन बी गुजरात में, ऑप्शन सी केरल में, या ऑप्शन डी ओडिशा में। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा गाइस वो होगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। कोच्चि बंदरगाह जो है ये आपके केरल में है, ये आपको ध्यान रखना है। कोच्चि बंदरगाह से आपको क्या याद रखना है गाइस कि ये केरल के किस जिले में है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। कोच्चि बंदरगाह जो है गाइस ये आपको ध्यान रखना है, ये केरल के किस जिले में? तो एर्नाकुलम जो जिला है गाइस ये आपको ध्यान रखना है, केरल का एर्नाकुलम जिला में स्थित है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये किस जिले में? तो याद रखिएगा ये जो है एर्नाकुलम जिले में है, ये भी आपको ध्यान रखना है। केरल के एर्नाकुलम जिले में है, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर बात करेगा इसकी, आपको ध्यान रखना है कि ये किस तट का प्रमुख बंदरगाह है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। कोच्चि जो है ये आपको ध्यान रखना है, मालाबार तट का प्रमुख बंदरगाह है, ये आपको ध्यान रखना है। किस तट का प्रमुख बंदरगाह है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। मालाबार तट का जो है, मालाबार तट का प्रमुख बंदरगाह कौन सा है? तो याद रखिएगा मालाबार तट का प्रमुख बंदरगाह जो है ये कौन सा है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। मालाबार तट का प्रमुख बंदरगाह जो है ये कोच्चि बंदरगाह है। अब बात करते हैं गाइस पश्चिम बंगाल में जो है ये कौन सा बंदरगाह है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। हल्दिया बंदरगाह जो है गाइस ये आपको ध्यान रखना है। हल्दिया बंदरगाह जो है ये किस राज्य में है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। हल्दिया, हल्दिया बंदरगाह जो है ये किस राज्य में है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। हल्दिया बंदरगाह जो है ये आपके जो है पश्चिम बंगाल में है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर बात करें गुजरात में, गुजरात में आपको कौन सा बंदरगाह है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। कांडला, कांडला बंदरगाह जो है ये किस राज्य में स्थित है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है।
कांडला बंदरगाह जो है ये किस राज्य में स्थित है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। कांडला बंदरगाह जो है ये गुजरात में है, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद हम उड़ीसा की बात करें गाइस, तो पारादीप बंदरगाह जो है ये किस राज्य में है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। पारादीप बंदरगाह जो है ये किस राज्य में है, तो याद रखिएगा पारादीप बंदरगाह जो है ये आपके उड़ीसा में, ये भी आपको ध्यान रखना है। पारादीप बंदरगाह जो है ये किस राज्य में स्थित है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है उड़ीसा में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कैंसर का अध्ययन क्या कहलाता है, तो आपके ऑप्शन है ऑर्निथोलॉजी, ऑप्शन बी मायोलॉजी, ऑप्शन सी पोमोलॉजी या ऑप्शन डी ऑन्कोलॉजी। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा गाइस वो होगा आपका जो है गाइस, इसका जो है ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑन्कोलॉजी जो है ये कैंसर का अध्ययन कहलाता है, ये आपको ध्यान रखना है। ऑर्निथोलॉजी की अगर बात करें गाइस तो ये आपको ध्यान रखना है कि पक्षियों का अध्ययन जो है, पक्षियों का अध्ययन जो है ये क्या कहलाता है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये ऑन्कोलॉजी और ऑर्निथोलॉजी में जो है डिफरेंस आपको याद रखना है। अगर ऑन्कोलॉजी पूछे तो वो कैंसर का अध्ययन होगा, और ऑर्निथो लग जाए तो याद रखिएगा पक्षियों का अध्ययन जो है ये क्या कहलाता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। पक्षियों का जो अध्ययन है गाइस ये आपको ध्यान रखना है ऑन्कोलॉजी कहलाता, ऑर्निथोलॉजी कहलाता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं मायोलॉजी में, मायोलॉजी में ये किसका अध्ययन होता है गाइस, तो याद रखिएगा मांसपेशियों का अध्ययन जो है ये क्या कहलाता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। मांसपेशियों का मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा मांसपेशियों का अध्ययन जो है ये क्या कहलाता है, तो याद रखिएगा मांसपेशियों का अध्ययन जो है गाइस, याद रखिएगा मांसपेशियों का अध्ययन जो है ये क्या कहलाता है, तो याद रखिएगा मांसपेशियों का अध्ययन जो है ये मायोलॉजी कहलाता है, ये आपको ध्यान रखना है। मांसपेशियों का अध्ययन क्या कहलाता है, मायोलॉजी, ये आपको ध्यान रखना है। पोमोलॉजी में गाइस याद रखिएगा फलों का अध्ययन जो है ये क्या कहलाता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। फलों का अध्ययन जो है ये पोमोलॉजी कहलाता है, ये आपको ध्यान रखना है। फलों का अध्ययन जो है ये क्या कहलाता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। फलों का अध्ययन जो है ये पोमोलॉजी जो है ये फलों का अध्ययन कहलाता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि थियोसॉफिकल सोसाइटी का प्रमुख सिद्धांत क्या है, तो आपके ऑप्शन है प्रकृति के नियमों का अन्वेषण और मनुष्य में छुपी दैवी शक्तियों का विकास करना। ऑप्शन बी आपसे कह रहा है कि ईसाई धर्म सिद्धांतों की सर्वोच्चता की उद्घोषणा करना, या ऑप्शन सी आपसे कह रहा है कि प्राचीन धर्मों, दर्शनों और विज्ञानों को बढ़ावा देना, या ऑप्शन डी मानवता के लिए विश्व बंधुत्व की भावना का निर्माण करना। तो अगर इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, मानवता के लिए विश्व बंधुत्व की भावना का निर्माण करना थियोसॉफिकल सोसाइटी का प्रमुख सिद्धांत है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि निम्नलिखित में से पृष्ठ तनाव का एसआई मात्रक क्या है, तो आपके ऑप्शन है मीटर प्रति सेकंड, ऑप्शन बी रेडियन प्रति सेकंड, या ऑप्शन डी न्यूटन प्रति मीटर, या ऑप्शन डी कूलाम। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा गाइस, अगर हम बात करते हैं कि पृष्ठ तनाव का जो एसआई मात्रक है वो क्या है, तो न्यूटन प्रति मीटर जो है ये पृष्ठ तनाव का एसआई मात्रक है, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करते हैं मीटर प्रति सेकंड, ये किसका एसआई मात्रक है गाइस, तो याद रखिएगा चाल का एसआई मात्रक क्या होता है, तो याद रखिएगा चाल का एसआई मात्रक जो है ये मीटर प्रति सेकंड होता है, ये आपको ध्यान रखना है। रेडियन प्रति सेकंड जो है ये किसका एसआई मात्रक है गाइस, तो याद रखिएगा कोणीय वेग का जो है, कोणीय वेग का एसआई मात्रक क्या होता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। कोणीय कोणीय वेग का जो है एसआई मात्रक क्या होता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। कोणीय वेग का एसआई मात्रक जो होता है ये रेडियन प्रति सेकंड होता है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कूलाम, कूलाम यानी कि आपको याद रखना है ये किसका एसआई मात्रक है, तो विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक जो होता है गाइस ये क्या होता है, तो विद्युत आवेश का एसआई मात्रक जो होता है ये कूलाम होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि रामप्पा मंदिर निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है, तो आपके ऑप्शन है मध्य प्रदेश में, ऑप्शन बी छत्तीसगढ़ में, ऑप्शन सी कर्नाटक में, या ऑप्शन डी तेलंगाना में। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा गाइस वो होगा आपका जो है, आपको याद रखना है कि ये जो है तेलंगाना में है, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। रामप्पा मंदिर जो है ये किस राज्य में गाइस, तो आपको ध्यान रखना है तेलंगाना में है। उसके बाद गाइस याद रखिएगा इसे जो है यूनेस्को का
39वां स्थल है, जो कि इसे जो है गाइस याद रखिएगा 39वां, याद रखिएगा यूनेस्को का 39वां स्थल है, जिसे जो है यूनेस्को में शामिल किया गया, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं इसे यूनेस्को में कब शामिल किया गया गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है 2021 में जो है, याद रखिएगा 2021 में गाइस, याद रखिएगा 2021 में जो है इसे यूनेस्को के द्वारा जो है गाइस याद रखिएगा विश्व धरोहर स्थल का दर्जा मिला है, ये आपको ध्यान रखना है। यूनेस्को में शामिल किया गया, ये आपको ध्यान रखना है। और कब किया गया गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है 2021 में। और ये जो है यूनेस्को में जो शामिल हुआ है भारत की जो भी जितना भी स्थल है उसमें से 39वां स्थल है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं गाइस कि रामप्पा मंदिर जो है इसका निर्माण जो है ये कब हुआ है, तो गाइस अब हम बात करेंगे रामप्पा मंदिर के निर्माण के बारे में गाइस। तो याद रखिएगा रामप्पा मंदिर का जो निर्माण हुआ था वो 1213 ईस्वी में हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। रामप्पा मंदिर का निर्माण कब हुआ था, तो याद रखिएगा 1213 ईस्वी में जो है गाइस याद रखिएगा रामप्पा मंदिर का निर्माण हुआ है, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद बात करते गाइस कि इसका निर्माण जो है ये किसने करवाया था, तो 1213 ईस्वी में गाइस याद रखिएगा जो काकतीय शासक जो गणपति देव है उसके एक सेनापति ने करवाया था, जिसका नाम क्या था गाइस, तो ये आपको याद रखना है, जिसका नाम था रेचारला गाइस, याद रखिएगा जिसका नाम क्या था, तो रेचारला जो है इसका नाम था गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। रेचारला रुद्र जो है इनका नाम था, जिन्होंने 1213 ईस्वी में जो है गाइस याद रखिएगा निर्माण करवाया, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि हजारीबाग राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, तो आपके ऑप्शन है झारखंड में, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन सी मणिपुर में, या ऑप्शन डी हरियाणा में। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। हजारीबाग राष्ट्रीय उद्यान जो है guys, ये आपको ध्यान रखना है झारखंड में है। अगर हम बात करते हैं कि आपका जो है झारखंड में और कौन कौन सा है, तो सबसे प्रमुख याद रखिएगा बेतला। बेतला राष्ट्रीय उद्यान जो है ये कहाँ है, तो गाइज ये बहुत बार पूछा भी जाता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि बेतला राष्ट्रीय उद्यान जो है ये किस राज्य में स्थित है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। बेतला राष्ट्रीय उद्यान जो है ये आपके झारखंड में स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा गाइस आपको याद रखना है जो आपका धीमा राष्ट्रीय उद्यान जो है ये कहाँ है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। धीमा राष्ट्रीय उद्यान जो है गाइस ये आपका कहाँ है, तो याद रखिएगा धीमा राष्ट्रीय उद्यान जो है ये झारखंड में, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश की अगर बात करें गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो है किस राज्य में, तो याद रखिएगा दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में। उसके बाद बात करते हैं गाइस आपका चंद्रप्रभा जो है ये कहाँ है गाइस, तो आपको ध्यान रखना है। चंद्रप्रभा जो है ये भी आपको जो है कहाँ है गाइस, तो आपको ध्यान रखना है। चंद्रप्रभा राष्ट्रीय उद्यान जो है ये कहाँ है, तो याद रखिएगा चंद्रप्रभा राष्ट्रीय उद्यान जो है गाइस ये आपको याद रखना है उत्तर प्रदेश में, तो आपको ध्यान रखना है चंद्रप्रभा राष्ट्रीय उद्यान जो है ये किस राज्य में, तो चंद्रप्रभा जो है ये भी आपको ध्यान रखना है, ये भी उत्तर प्रदेश में। उसके बाद गाइस आपको याद रखना है हजारीबाग का जो मतलब होता है वो क्या होता है, तो हजार बागों का बगीचा जो है इसका मतलब होता है। अगर हम बात करें हजारीबाग का जो अर्थ है ये क्या होता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है हजारीबाग का जो अर्थ होता है हजार बागों का बगीचा जो है इसका अर्थ होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। हजार बागों का जो है गाइस याद रखिएगा, हजार बागों का बगीचा जो है गाइस याद रखिएगा, हजार बागों का बगीचा जो है इसका अर्थ होता है, ये आपको ध्यान रखना है। हजार बागों का बगीचा जो है गाइस याद रखिएगा, हजार बागों का बगीचा जो है इसका अर्थ होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि महाराणा प्रताप के दरबारी पंडित का क्या नाम था, तो आपके ऑप्शन है चंद्रमौली मिश्र, ऑप्शन बी रामचरण, ऑप्शन सी चंद्रधर, या ऑप्शन डी चक्रपाणी मिश्र। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चंद्रमौली मिश्र जो है ये महाराणा प्रताप के दरबारी पंडित का नाम था गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। तो गाइस आपके आरआरबी एनटीपीसी 2024 का जीके का प्रीवियस ईयर सेट जो था गाइस आपका सेट 47 था, वो जो यही कंप्लीट होता है। आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा अगर आपको यहाँ से कोई भी कंफ्यूजन है, मैं उसे जरूर क्लियर आउट करूंगी। एंड सेकेंड चीज है प्लीज गाइस आपको नोट जरूर बना लीजिएगा। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है कि आपका रिवीजन करना है। रिवीजन करिए, जितना ज्यादा आप रिवीजन करेंगे आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा गाइस, तो प्लीज रिवीजन करिए। कोई भी कंफ्यूजन है तो मुझे जरूर कमेंट करिएगा गाइस, मैं उसे जरूर क्लियर आउट करूंगी। मैं दोबारा बोल रही हूँ। तो गाइस आपका जो आरआरबी एनटीपीसी का वो समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, धन्यवाद।